हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू फिजिक्स बाय गौरव दैया। और आज हम क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। एज यू ऑल नो, क्लास नाइन्थ का सिलेबस कंप्लीट चेंज हो चुका है मैक्सिमम सब्जेक्ट्स का, इंक्लूडिंग साइंस। तो आज हम फिज़िक्स का जो टॉपिक है, जो पहले मोशन हुआ करता था, उसको अब कर दिया डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। लेटेस्ट न्यूमेरिकल्स के साथ जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं अच्छे लेवल के साथ, और जो लेटेस्ट एनसीईआरटी में टॉपिक्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम कवर करेंगे आज इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक कोई भी वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो आज के लिए आपके लिए सफिशिएंट होगी। इसके बाद आपको मोशन में कोई भी डाउट नहीं आएगा। दिस वीडियो विल कम्प्लीटली फॉर क्लास नाइन्थ स्टूडेंट्स। अगर क्लास 11th के बच्चे अपना बेसिक्स क्लियर करना चाहते हैं तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब फिजिक्स बाय गौरव दैया। लेट्स बिगिन द टॉपिक। बच्चों, सबसे पहले समझते हैं मोशन होता क्या है। मोशन क्या है? सपोज करो ये मैं हूं, पहले मैं यहां ए पोजीशन पर था। अब मैंने क्या किया, अपनी पोजीशन को बदलकर मैं यहां बी पोजीशन पर चला गया। तो मैंने क्या की, अपनी जो पोजीशन है उसको मैंने क्या किया, चेंज किया। पोजीशन को चेंज किया किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में। पहले मैं यहाँ ए पोजीशन पर था, अब मैं बी पोजीशन पर चला गया। तो मैंने अपनी पोजीशन को क्या किया, चेंज किया। तो चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है? मोशन है। अगर आप प्रॉपर डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम then the object is in motion। तो ऑब्जेक्ट किस में होगी? मोशन में होगी। जैसे मस्त आप एक जगह पे बैठे हो, फिर उठ के इधर से उधर चले गए, तो आप किस चीज़ में हो? आप मोशन में हो। एक वर्ड कई बार जिक्र किया जाता है जिसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या है सर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस? देखो, जो हमारे ग्रेट फिजिसिस्ट थे अल्बर्ट आइंस्टाइन, वो ये कहते थे कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज इन मोशन और इन रेस्ट। रेस्ट क्या है? जब आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हो। तो आइंस्टाइन क्या कहते थे? एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज इन मोशन और इज एट रेस्ट अकॉर्डिंग टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब सर समझ नहीं आया, समझाओ इसको। कैसे? हर चीज मोशन रेस्ट में कैसे है? देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन या रेस्ट में कब होगी वो डिपेंड करता है कि उसको देख कौन रहा है। उसको देख कौन रहा है। सपोज करो आप अपने मस्त दोस्त या जिसके भी साथ आप घूमने जाना चाहते हो, मस्त आप ट्रेन में जा रहे हो। अब एक दोस्त जो बाहर स्टेशन पर खड़ा है, उसके लिए आप दोनों किस में हो? मोशन में हो। लेकिन जब आप जो दो दोस्त अंदर बैठे हैं एक दूसरे को देख रहे हैं, तो क्या आप उसके लिए मोशन में हो? नहीं हो। उसके लिए आप किस पे हो? रेस्ट पे हो। लेकिन जो बाहर खड़ा है वो जब आपको देखता है तो उसके लिए आप किस में हो? मोशन में हो। ऐसे ही मान लो आप और मैं आमने सामने खड़े हैं, हम दोनों किस पे हैं? रेस्ट पे हैं। मान लो कोई अर्थ से बाहर से देख रहा है, तो उसके लिए हम क्या होंगे? मोशन में होंगे। क्यों सर? क्योंकि अर्थ क्या करती है? रोटेट करती है, रिवॉल्व करती है। समझ आया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है इसको और डिटेल में आपको क्लास 11th में पढ़ाएंगे जब हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। फिलहाल आप समझो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का थोड़ा थोड़ा सा मतलब क्या है, कि ये कैसे यूज होता है। समझ आया? आपने पढ़ा सर, हमने मोशन पढ़ा। मोशन है चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम को हम मोशन कहते हैं। फिर आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में थोड़ा सा बताया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस
कौन कहाँ से देख रहा है उस पर डिपेंड करता है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन कितने टाइप का है, टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन को हमने बच्चों दो टाइप्स में डिवाइड किया है। पहला टाइप है यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन? यूनिफॉर्म। और दूसरा टाइप है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म, पहला यूनिफॉर्म, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। आओ समझते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या है। पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे फिर आपको डिटेल में समझाएंगे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट travels equal distance in equal interval of time, in equal interval of time, जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम उसको कहते हैं वो ऑब्जेक्ट कैसे मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में। फॉर एन एग्जांपल इसको समझते हैं। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जिसने, जो यहाँ थी, उसने 5 किलोमीटर ट्रेवल किया 1 आवर में, 1 घंटे में। फिर उसने इस ऑब्जेक्ट, इस पॉइंट के रेफरेंस में 10 किलोमीटर ट्रेवल किया 2 घंटे में। फिर उसने क्या किया, 15 किलोमीटर ट्रेवल किया 3 घंटे में। और फिर उसने 20 किलोमीटर ट्रेवल किया 4 घंटे में। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये कैसे मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में। हमें कैसे पता सर? देखो ये जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं ना, इनका मतलब बहुत अच्छे से समझना। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस, कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है किस में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूँ। देखो वो ऑब्जेक्ट हर एक घंटे में कितना ट्रेवल कर रही है, 5 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है। देखो हर एक घंटे में कितना ट्रेवल कर रही है, 5 किलोमीटर। तो ये जो 5 किलोमीटर है ये क्या है, ये इसका इक्वल डिस्टेंस है कि भाई वो हर एक घंटे में कितना ट्रेवल करती है, 5 किलोमीटर ट्रेवल करती है हर एक घंटे में। तो इस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, ऐसी ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं क्या, वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। अब इसका उल्टा, जस्ट उल्टा, जब मैं बात करता हूँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस, बहुत ध्यान से, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होगा, इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सर डिस्टेंस अनइक्वल क्यों नहीं हुआ? हो सकता है, देखो मान के चलते हैं, फिजिक्स को भूल जाओ, आपको यहाँ से अपने स्कूल जाना है। स्कूल छोड़ो सर, स्कूल तो बोरिंग चीज़ें हैं, स्कूल नहीं, हमें सर खिलौनों की दुकान पे जाना है या खाने पीने की दुकान पे जाना है, जो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। कितनी है? 10 किलोमीटर दूर। इसी में समझते हैं। देखो ये आपका घर है और ये खूबसूरत सी दुकान है जहाँ आपकी मनपसंद चीज़ें मिलती हैं, और ये आपके घर से बच्चों 10 किलोमीटर दूर है। तो देखो जब आप यूनिफॉर्म मोशन करो या नॉन यूनिफॉर्म मोशन करो, ये डिस्टेंस थोड़ी ना बदलेगा। यानी आपके घर से जो दुकान होगी वो रहे तो 10 किलोमीटर ही की, समझ रहे हो? अब देखो जैसे ये डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कितने किलोमीटर है सर, ये यहाँ से 20 किलोमीटर है। डिस्टेंस तो वही रहेगा, डिस्टेंस थोड़ी ना बदल जाएगा, समझ रहे हो? तो मोशन यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, डिस्टेंस क्या होगा, सेम ही होगा। अब देखो
कोई भी ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसे करेगी। मान लो ये यहाँ से 10 किलोमीटर थी, 10 किलोमीटर। आप यहाँ से चले घर से, आपने क्या किया, पहला 1 किलोमीटर आपने 2 घंटे में ट्रेवल किया, दूसरा 1 किलोमीटर आपने 3 घंटे में ट्रेवल किया, तीसरा 1 किलोमीटर आपने 6 घंटे में ट्रेवल किया। ऐसे करते करते आप शॉप पर पहुंच गए। तो यहाँ ध्यान से देखो, डिस्टेंस तो उतना ही है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो नहीं बदला, वो तो 10 किलोमीटर ही है। लेकिन आपका जो टाइम इंटरवल है, क्या वो हर किलोमीटर पे सेम है? नहीं सर, यहाँ मुझे 1 किलोमीटर में 1 घंटा लग गया, यहाँ मुझे 1 किलोमीटर में सर जी 3 घंटे लग गए, यहाँ मुझे फिर से 1 घंटा लग गया। क्या ये टाइम इंटरवल सेम है? नो। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हुआ? जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ आ रहा है इतना? अगर आपको ये वाली स्लाइड चाहिए तो यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको पेड नोट्स चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेटेड नोट्स इस टाइप के जैसे आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फॉर बोथ ऑन इंस्टाग्राम। अब देखो, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटिटीज। ये क्वांटिटी क्या है सर? अब आप मोशन पढ़ने जा रहे हो, मोशन में स्पीड होगी और ढेर सारी चीज़ें होंगी, हमें पता तो चले किसको किस में मेजर करते हैं, है ना? पता होना चाहिए ना कि भाई डिस्टेंस को हम उसमें मेजर करेंगे, फीट में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में, मीटर में, किस में करेंगे। तो उसके लिए हमें क्वांटिटीज़ को पढ़ना होगा। सबसे पहली क्वांटिटी क्या है? एक सेकेंड, फ़ोन को मैं साइलेंट कर देता हूँ, बार बार नोटिफिकेशन आ रही है। हाँ, तो क्वांटिटीज़, सबसे पहला है सर स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। व्हाट इज दिस स्केलर क्वांटिटी? दोज क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज जिसमें only magnitude is given, only magnitude is given are called scalar quantity। सर आप तो बहुत भारी भरकम वर्ड यूज करने लग गए। मैग्नीट्यूड क्या होता है? व्हाट इज मैग्नीट्यूड? देखो कुछ नहीं है, बहुत इजी है। मैग्नीट्यूड को समझते हैं। क्या? व्हाट इज मैग्नीट्यूड? देखो, मैग्नीट्यूड, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू को हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। जैसे आपका जो भी नाम है, राम, श्याम, गीता, जो भी, राम ट्रेवल्स 60 किलोमीटर्स। एग्जाम्पल में लिखता हूँ, राम ट्रेवल्स 60 किलोमीटर। तो जो ये 60 किलोमीटर है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, वही आपकी क्या है? मैग्नीट्यूड है। बस न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या बोला जाता है? मैग्नीट्यूड बोला जाता है। अब मैं बात करता हूँ दूसरी क्वांटिटी, जिसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th में पूरा का पूरा कंसेप्ट है वेक्टर्स के नाम से। सो जिसने यहाँ ध्यान से नहीं समझा उसको फिर आगे प्रॉब्लम आएगी। स्केलर क्वांटिटी जिसको समझ आ गई, वेल एंड गुड। वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जिसमें बच्चों मैग्नीट्यूड तो दिया ही होगा, ये तो बताएगा कि भाई उसने कितना ट्रैवल, न्यूमेरिकल वैल्यू कितना ट्रैवल किया या क्या वो कर रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू में, प्लस आपको वो डायरेक्शन भी देगा। ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हों, उस क्वांटिटी को बोला गया है क्या?
वेक्टर क्वांटिटी। यानी अगर मैं इसका एग्जांपल लिखता हूं, फॉर एग्जांपल राम ट्रेवल्स 60 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो यहाँ आपको मैग्नीट्यूड तो दिया ही है, साथ में उसने ईस्ट आपको क्या दे दी, डायरेक्शन भी दे दी। ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है, बस इज दैट, इतना ही सिंपल है और कुछ नहीं। समझ मज़ा आ रहा है सेशन में, बहुत अच्छी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आपने दो क्वांटिटीज सीखी, एक स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी। अब हम बढ़ते हैं आगे, मोशन चैप्टर को अब हम थोड़ा सा अच्छे से शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? व्हाट इज डिस्टेंस? बच्चों डिस्टेंस है द एक्चुअल पाथ, द एक्चुअल पाथ और लेंथ कवर्ड, और लेंथ कवर्ड, एक्चुअल पाथ और लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। सर पाथ तो ठीक है, लेंथ क्यों, आपने लेंथ क्यों लिखा? देखो मैं आपको कहूं कि भाई मैं यहाँ इस टेबल से और थोड़ी सी दूर मैं वहाँ तक चल के गया, तो मुझे ये बताओ मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो आप क्या करोगे, मेजरिंग टेप लोगे जिसे हम फीता बोलते हैं, और मेरी जो मैंने ट्रेवल किया उसकी लेंथ मेजर करोगे। जितनी वो लेंथ आएगी उतना ही मेरा क्या है, डिस्टेंस होगा। इसीलिए जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं द एक्चुअल पाथ और लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। ये जो बच्चों डिस्टेंस है, इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या है, मीटर। यानी हम डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं, मीटर में। आपकी बुक्स में भी दिया होगा, डिस्टेंस को किलोमीटर में भी दिया होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मेजर हम उसको किलोमीटर में भी करते हैं, लेकिन एसआई यूनिट, इस एसआई यूनिट का क्या मतलब है? इस एसआई यूनिट की फुल फॉर्म होती है बच्चों स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। देखो बहुत पहले क्या होता था, सब हर चीज को अलग अलग यूनिट से मेजर करते थे। जैसे पुराने ग्रीक लोग क्या करते थे, लेंथ को फोर आर्म लेंथ से मेजर करते थे, ये जो आपका हाथ है ना इससे। अब सबकी फोर आर्म लेंथ अलग अलग होती है, तो मेजरमेंट्स एक्यूरेट नहीं थे। तो फिर एक कमेटी बनी जिसको स्टैंडर्ड इंटरनेशनल बोला गया। उन्होंने तय किया, ये फिक्स कर दिया कि पूरी दुनिया में डिस्टेंस को मीटर में मेजर करेंगे, टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे, करंट को एम्पेयर में मेजर करेंगे, टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करेंगे। तो उन्होंने कुछ डिसाइड कर दिया कि भाई इसके अलावा आप और किसी चीज़ में मेजर नहीं कर सकते। कर सकते हो लेकिन वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। समझ आया? तो इसकी एसआई यूनिट क्या है, मीटर है। ये एक कैसी क्वांटिटी है बच्चों, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, यानी इसमें सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड दिया होगा। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? जब आप इनिशियल फेज में पढ़ोगे, अभी रिप्रेजेंटेड बाय, इसको वैसे तो हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल डी या कैपिटल डी, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे इसको हम एस से मेजर करना शुरू कर देंगे, एस से। तो अभी के लिए आप डिस्टेंस को किससे मेजर करेंगे, डी से रिप्रेजेंट करेंगे, सॉरी। और अच्छी बुक्स की तरफ आप जाओगे तो वो इसको एक्स से भी मेजर करता है, एक्स, ये उनका अपना मेजर करने का तरीका है। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, रिप्रेजेंटेशन में ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, पहले डेफिनेशन देखते हैं फिर डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट को समझेंगे। डिस्प्लेसमेंट बच्चों द शॉर्टेस्ट पाथ
किसी भी ऑब्जेक्ट ने जो शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड किया, फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, इसकी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर जो सबसे छोटा रास्ता कवर किया गया उसको क्या बोला गया? डिस्प्लेसमेंट। क्या है सर ये, इसको समझेंगे। पहले थोड़ा सा इसके और स्पेसिफिकेशंस को जानते हैं बच्चों। इसकी भी जो एसआई यूनिट होती है इसको भी हम मीटर में ही मेजर करते हैं, इसकी एसआई यूनिट मीटर ही होती है। लेकिन ये कैसी क्वांटिटी है बच्चों? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, आपको साथ साथ नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल समझते चलो, लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है, लिख बाद में लेना, रिवाइज भी हो जाएगा। ये जो पीडीएफ है ये मैं आपको शेयर कर दूंगा ऑन माई इंस्टाग्राम, आप मुझे मैसेज कर देना वहाँ पर। वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम विद एन एग्जाम्पल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल से। ठीक है, अच्छा इसमें एक पॉइंट और लिख लो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो। ज़ीरो कैसे होगा उसको भी अब हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो समझते हैं। मान के चलते हैं बच्चों, ये आपका खूबसूरत सा घर है, ये आपका क्या है? होम, ब्यूटीफुल होम। यहाँ आपका क्या है? ये एक स्कूल है जो किसी को पसंद नहीं होता है ना? नहीं सर हमें तो बहुत अच्छा लगता है। ये आपका स्कूल है। अब हुआ क्या, आप यहाँ से चले, यहाँ से आप चले, पहले आप गए यहाँ पर, इस पॉइंट पर जो था 4 किलोमीटर दूर। यहाँ कोई अच्छी सी दुकान थी, वहाँ आपने थोड़ा बहुत टाइम पास किया। फिर आप यहाँ से आए यहाँ पर, यहाँ आपके कुछ दोस्त वगैरह खड़े थे जो कि 2 किलोमीटर दूर थे। उसके बाद आप स्कूल गए जो कि यहाँ से 4 किलोमीटर दूर था। अब इस केस में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, फाइंड, दो चीज़ें फाइंड करो। पहला डिस्टेंस, ठीक है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसमें आपको एक चीज़ और दी गई है क्वेश्चन में, वो ये है कि आपसे घर से और स्कूल का जो रास्ता था, वो डायरेक्ट जो रास्ता था वो था बच्चों 6 किलोमीटर्स का। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ फाइंड डिस्टेंस। फाइंड डिस्टेंस तो यानी फर्स्ट पार्ट। सर पहले मैं गया, डिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूँ यानी x अगर मैं आप मेरे से पूछो तो सर पहले मैं गया दुकान पे 4 किलोमीटर प्लस, फिर मैं गया 2 किलोमीटर अपने दोस्त के पास प्लस, फिर मैं गया स्कूल। तो डिस्टेंस आपने कितना ट्रेवल किया? 4 + 2 6 + 4 यानी 10 किलोमीटर। और वहीं अगर आप सर मुझसे डिस्प्लेसमेंट पूछोगे, डिस्प्लेसमेंट को हम x और ऊपर एरो से डिनोट करते हैं। ये एरो का मतलब क्या है? एरो हमें ये बताता है कि ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो सर आपने बताया था जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है सर? डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। यानी सर हमारी इनिशियल पोजीशन क्या थी? हमारा घर था। और फाइनल पोजीशन क्या थी? हमारा स्कूल था। इन दोनों के बीच जो शॉर्टेस्ट पाथ है वही क्या है सर जी? डिस्प्लेसमेंट है। तो आपका यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? 6 किलोमीटर। आपकी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस 10 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट 6 किलोमीटर। अब सर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो कैसे होती है? नेक्स्ट,
हाउ डिस्प्लेसमेंट विल बी ज़ीरो। सर जी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो कैसे हो जाएगी? देखो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो कब होगी? जब व्हेन आपकी जो इनिशियल पोजीशन है वही आपकी क्या हो जाए? फाइनल पोजीशन हो जाए। इनिशियल पोजीशन या आपकी कैसी पोजीशन हो जाए? फाइनल पोजीशन। मतलब सर, मतलब जहां से आप चले थे वहीं घूमकर आप वापस आ जाओ तो आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? ज़ीरो हो जाएगी। यानी सर मैं सुबह घर से चला, मैं स्कूल गया और स्कूल से मैं फिर वापस घर आ गया तो मेरी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गई क्या? बिल्कुल ज़ीरो हो गई। देखो मान लो ये आप हो, आप यहाँ गए, अपने किसी दोस्त सहेली से मिले जो आपके घर से 2 किलोमीटर दूर था। शाम को आप वापस घर पे आ गए जो कि वापस 2 किलोमीटर दूर था। तो अगर मैं आपसे यहाँ डिस्टेंस पूछूंगा तो डिस्टेंस तो कितना हो जाएगा? 2 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 4 किलोमीटर तो आपका डिस्टेंस हो गया। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट पूछूंगा तो वो क्या होगी? ज़ीरो होगी। जो आपकी इनिशियल पोजीशन थी यानी जहाँ से आप चले थे वहीं पर क्या आ गए? आप वापस आ गए तो आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी बच्चों? ज़ीरो। एक ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ ट्रेवल करती है, एन ऑब्जेक्ट हु ट्रेवल सर्कुलर पाथ, मान लो ए पॉइंट से चला और वापस घूमकर यहाँ से गया, यहाँ गया, यहाँ गया और वापस घूमकर बी पॉइंट पर ही आ गया, तो अगर मैं इस केस में डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा तो वो कितनी हो जाएगी? ज़ीरो। समझ आया? सर समझ आया। तो चलो एक अच्छा सा न्यूमेरिकल, खूबसूरत सा न्यूमेरिकल करते हैं। किस पर बेस्ड? डिस्प्लेसमेंट पर बेस्ड। गिव मी अ सेकंड, मुझे थोड़ा सा टाइम दो। लेट्स मूव टू दी न्यूमेरिकल। आपकी एक न्यूमेरिकल है जो आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है। वो कहता है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक सेकंड बच्चों। देखो ये न्यूमेरिकल है। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एज शोन इन द फिगर। एक बॉल को हमने ऊपर फेंका जैसे फिगर में दिखाया गया है। कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल एट पोजीशन ओ, ए, बी, सी एंड अगेन ओ। एक बॉल थी, ये वाली बॉल थी, इसको हमने क्या किया? ऊपर फेंक दिया ऐसे, और ये वापस घूम के कहाँ आ गई? इस पोजीशन पर आ गई। तो वो हमसे पूछ रहा है कि आप क्या बताओ सॉल्यूशन। वो हमसे दो चीज़ें पूछ रहा है। पहला तो डिस्टेंस पूछ रहा है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। ऐसे हम एक टेबल बना लेते हैं ऐसे करके, एक साइड डिस्टेंस, एक साइड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों ओ पोजीशन पर, यानी इस पोजीशन पर, ये जो हमारी ओ पोजीशन है इस पर डिस्टेंस कितना है? 0 सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट भी कितनी है?
0 सेंटीमीटर। फिर मैं बात करता हूँ ए पोजीशन पर। ए पोजीशन पर ये रही हमारी ए पोजीशन। डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर, डिस्प्लेसमेंट भी 30 सेंटीमीटर है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, डिस्टेंस भी इतना ही है, डिस्प्लेसमेंट भी उतनी ही है। अब मैं पहुंच जाता हूं बी पॉइंट पर। बी पॉइंट पर डिस्टेंस भी कितना है 50 सेंटीमीटर और डिस्प्लेसमेंट भी 50 सेंटीमीटर। अब मैं बात करता हूं सी पॉइंट पर। इसको बड़े ध्यान से समझना है बच्चों आपको। देखो वो पूछ रहा है इनिशियल पोजीशन क्या थी। सर इनिशियल पोजीशन इसकी ये वाली थी, ये पोजीशन थी इनिशियल, ठीक है। अब देखो वैसे तो ये बॉल ऐसे ऊपर गई और वैसे की वैसे नीचे आ गई ऐसे, लेकिन इसमें इसको हम शो नहीं कर सकते, तो इसने थोड़ा सा इसको टर्न कर दिया। तो मान के चलते हैं इनिशियल पोजीशन इसकी यहाँ 0 थी, ये 0 थी, और यहाँ ये सी क्या है, इसकी फाइनल पोजीशन है। तो ये डिस्टेंस ये क्या होगी, ये होगी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या थी? द शॉर्टेस्ट पाथ, छोटे से छोटा रास्ता किसके बीच? डिस्टेंस इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच। समझ आया? तो यानी अगर अब मैं यहाँ पर डिस्टेंस देखूं तो सर 50 सेंटीमीटर तो ये यहाँ तक था, तो इसको बार बार इसको यानी सर डिस्टेंस हाँ, तो देखो सर यहाँ से बॉल चली तो 50 सेंटीमीटर तो यहीं तक हो गया, और इसने और नीचे आई है ये इतना, और यानी ये जो 10 सेंटीमीटर इसने और कवर किया, यानी 50 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर हुआ। और अगर आप मुझे डिस्प्लेसमेंट बताओ तो सर डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन ये है, ये 10, 20 और 30, या तो डायरेक्ट गिन लो। डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई 30 सेंटीमीटर। या देखो सर 50 ऊपर गई और 10 वापस नीचे आ गई, ये हो जाएगा 40, क्योंकि देखो 20 और 30, 20 ये हो गया 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर, तो 20, 30 और 40, 40 सेंटीमीटर। या तो ऐसे लिख दो, नहीं तो इसको करने का तरीका क्या है? सर 50 सेंटीमीटर तो चली गई थी, -10 सेंटीमीटर नीचे आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, कितनी हो गई 40 सेंटीमीटर। अगला एक क्वेश्चन कराऊंगा उसमें और क्लियर हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल, तब आपको और क्लियर होगा। इसको जिसको यहाँ नहीं समझ आ रहा नेक्स्ट क्वेश्चन में अच्छे से समझेंगे। अब वापस ओ पोजीशन पर जब बॉल आई तो देखो डिस्टेंस तो सर 50 सेंटीमीटर ऊपर गई प्लस 50 सेंटीमीटर वापस नीचे आई, लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी 0, क्योंकि सर जो x इनिशियल है, यानी इनिशियल इक्वल टू x फाइनल f, ये x डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और डिस्प्लेसमेंट फाइनल, तो क्या हो गई इक्वल हो गई। तो हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी बच्चों 0। समझ आ रहा है? बोर तो नहीं हो रही हो? सर थोड़ा सा बोर हो रहे हैं, तो चलो थोड़ी सी आपकी बोरियत को हम दूर करते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन हम करते हैं। तो देखो बच्चों ये थे आप, मस्त जवानी का जोश आप में उभर रहा है और ये आप किसी से मिलने जा रहे हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ से आप पहले गए उनके पास, जो कितना था, यहाँ पहले आप 2 किलोमीटर चले, 3 किलोमीटर चले और फाइनली फिर उनके पास पहुँच गए 5 किलोमीटर तक। वहाँ से मिले आप उनसे, अच्छे से चले, बोले चाले, बातचीत की, फिर आप क्या हुए, वापस से आ गए यहाँ पर इस पॉइंट पर। अब मैं आपसे पूछता हूँ इस केस में मुझे आपका डिस्टेंस बताओ कितना होगा। तो सर डिस्टेंस होगा, पहले तो मैं 5 किलोमीटर चला और फिर मैं वापस से 2 किलोमीटर ये चला और 1 किलोमीटर में ये यहाँ से चला, यानी 2 किलोमीटर तो मैं यहाँ से
5 से 3 पे आया तो 2 किलोमीटर चलना पड़ा, और फिर 2 से या 3 से 2 पे आया तो 1 किलोमीटर मुझे ये चलना पड़ा। तो 5 + 2 + 1 यानी 5 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर। तो सर टोटल मेरा जो डिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया, 8 किलोमीटर। अब मैं आपसे पूछता हूँ मुझे आपकी डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो सर जी आपने बार बार चिल्ला चिल्ला के बताया है, मान लो ये इसकी इनिशियल पोजीशन है जिसको हमने आई बोला, ये इसकी फाइनल पोजीशन है। तो आप बार बार कह रहे हो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसको ही हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो सर शॉर्टेस्ट पाथ तो 2 किलोमीटर है सीधा, वही आपकी क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ये एक तरीका है। अब थोड़ा सा अगर हम इसको एडवांस, थोड़ा सा कंपटीशन लेवल पर लेकर जाएं, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो देखो आप इसी साइड चल रहे हो, तो सर 2 + 2 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर नहीं सॉरी कट, 2 से 1 जाने में आपने प्लस कितना चला, 1 किलोमीटर चला सर मैं। 2 से 3 पर गया, 3 से 5 पर गया तो सर मैं 2 किलोमीटर चला। अब आपकी क्या होगी, डायरेक्शन उल्टी हो गई है, मोशन था इधर, अब आप इधर चलने लग गए हो। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, -2 किलोमीटर। इस वाले को जब मैं लिखूंगा तो -2 किलोमीटर -1 किलोमीटर। तो ये कितना हो गया, देखो ये तो कितना हुआ, ये तो हो गया सर 5 किलोमीटर -3 किलोमीटर, टोटल कितना आ गया, 2 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट ऐसे भी 2 किलोमीटर आई, ऐसे भी 2 किलोमीटर आई। समझ आया, बहुत अच्छा। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं इसी कंसेप्ट को। अगर आप एक सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट है बच्चों, व्हाट इज स्पीड। स्पीड क्या है सर, स्पीड तो सर रफ्तार है। आजकल हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में वो गाना चल रहा है ना भाई, गाड़ी 150 बजा रखी। 150 क्या है, रफ्तार है, स्पीड है। स्पीड सर कैसे कैलकुलेट होती है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। सर अगर आपको मेरी रफ्तार निकालनी है तो आपको ये पता होना चाहिए स्पीड इज इक्वल टू मैंने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है और कितने टाइम में मैंने इसको ट्रेवल किया है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x/t। समझ आया, यानी सर यानी अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर आप 70 किलोमीटर चल रहे हो 2 घंटे में तो आपकी स्पीड कितनी है, 35 किलोमीटर पर आवर। यानी एक एग्जांपल, पहले तो इसकी एसआई यूनिट समझो। इसकी एसआई यूनिट होती है बच्चों मीटर पर सेकंड, कई सारी, लेकिन आपको मैक्सिमम किलोमीटर पर आवर भी देखने को मिलेगी। एसआई यूनिट इसकी मीटर पर सेकंड है। अब ये एसआई यूनिट आई कैसे सर, देखो s इज इक्वल टू x/t। x क्या है सर, डिस्टेंस है जिसको हम मीटर में मेजर करते हैं, टाइम सर सेकंड में मेजर करते हैं। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ मीटर पर सेकंड, ऐसे इसकी आपके सामने एसआई यूनिट आई। और बच्चों दूसरी बात, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब इसी से मिलती जुलती है बच्चों वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है सर, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, कितनी डिस्प्लेसमेंट की कितने टाइम में, उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। यानी v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x/t। इसकी भी बच्चों यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड। लेकिन ये एक कैसी क्वांटिटी है बच्चों, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर।
समझ आया? चलो तो एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखो बच्चों, ये न्यूमेरिकल है। कोई सारंग नाम का बंदा है भाई। सारंग टेक्स 50 सेकेंड टू स्विम फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड एंड बैक इन द स्विमिंग पूल एज शोन इन द फिगर। फाइंड इज एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। कोई सारंग है जो यहाँ से एक बार पानी में कूदा, 25 मीटर गया और 25 मीटर वापस आ गया, 25 मीटर गया और 25 मीटर फिर से वापस आ गया। तो इस केस में वो आपसे पूछ रहा है कि मुझे सारंग की दो चीज़ें चाहिए। क्या क्या? एक तो मुझे उसकी स्पीड बताओ क्या होगी। ठीक है सर, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है सर जी यहाँ पर कितना, 25 मीटर, और टाइम है सर जी 50 सेकेंड, 1/2, यानी उसकी स्पीड हो गई 0.5 मीटर पर सेकेंड। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ो और देखो क्या कुछ समस्या है। कोई समस्या नहीं? ठीक है, अब मैं बात करता हूँ वेलोसिटी की। सर जी वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सर जी सारंग जहाँ से चला था, यहाँ से चला सारंग और वापस यहीं पर आ गया, यहाँ से चला था वापस यहीं पर सारंगवा वापस ही आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट हो गई 0 अपॉन टाइम। कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वेलोसिटी कितनी हो गई सारंगवे की, 0। इज दैट क्लियर? क्या ये बात समझ आई? ठीक है, अब हम थोड़ा सा और कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं। अब हम बच्चों पढ़ने वाले हैं क्या, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन लड़कों को थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा इसमें। एक्सेलरेशन है क्या? आप बाइक चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, नए नए जवान हो गए हो, अब तो 9th क्लास में हो गए हो, नई नई जवानी आनी शुरू हो गई है, लेकिन आपको विदाउट लाइसेंस नहीं चलानी। आजकल तो साइकिल्स भी रेस वाली आ गई हैं, है ना। तो जो आप रेस देते हो, कहते ना वही गाड़ी की हमने रेस दे दी, उसको एक्सेलरेट कर दिया आपने, उसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। आपने क्या किया, मान लो आपकी ये देखो, यहाँ समझते हैं। आपकी ये कोई खूबसूरत सी गाड़ी थी, टॉय कार थी, जो पहले वेलोसिटी थी जिसकी 25 मीटर पर सेकेंड। फिर आपने क्या किया, इसको रेस दे दिया और इस वेलोसिटी को अब आपने क्या कर दिया, 40 कर दिया, 40 मीटर पर सेकेंड। तो आपने क्या कर दिया, बेसिकली इसकी वेलोसिटी को क्या कर दिया, चेंज कर दिया ना। पहले वेलोसिटी कुछ और थी, अब आपने कुछ और कर दिया। इसी को आपने क्या कहा है, एक्सेलरेशन कहा है। यानी अगर मैं एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखूं तो क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। कितने टाइम में किसी भी ऑब्जेक्ट की कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, उसको ही क्या कहा गया है बच्चों, एक्सेलरेशन कहा गया है। इज दैट क्लियर? अच्छा, एक्सेलरेशन का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, तो यानी सर जी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ ए इज इक्वल टू, देखो अब मैं पूछूं कि भाई 2 सेकंड में तुमने इतनी वेलोसिटी चेंज कर दी, पहले 25 थी फिर 40 कर दी, तो आप मेरे को बताओगे सर ठीक है चेंज इन वेलोसिटी, अगर मुझे चेंज निकालना है कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, तो सर 40 माइनस 25 अपॉन टाइम 2, ये कितना आ गया, 40 माइनस 25 कितना आया बच्चों, 15 ही तो आया, 15 अपॉन 2। यानी सर हमने जो रेस दी, एक्सेलरेशन दी, वो कितनी थी, 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी सर जी एसआई यूनिट इसकी क्या बता रहे हो आप, मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ठीक है, ये एक्सेलरेशन है। तो देखो कई सारी बुक्स में ऐसे भी लिखा होगा v माइनस यू बाई टी। v क्या है? v है बच्चों फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मतलब पहले जो 25 थी वो कैसी है? इनिशियल। और जो आपकी बाद में 40 हो गई वो कैसी है? फाइनल। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। अब ये यूनिट कैसे आई? देखो a इज इक्वल टू वी बाई टी है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की यूनिट सर मीटर पर सेकंड, और सर जी टाइम की सेकंड। तो जब ये ऊपर जाएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट, सॉरी इसकी यूनिट है। समझ आया? का किनारा ये चंचल हवा। देखो बच्चों ये एक खूबसूरत सा न्यूमेरिकल है, आपके एनसीईआरटी का ही है। सॉल्यूशन। A bus is moving along a straight highway with a velocity of 36 किलोमीटर पर आवर। एक बस जा रही है मस्त हाईवे पे, जिसकी, चलो बस बनाई दे देते हैं। ड्राइंग के बारे में कोई भी कमेंट नहीं करेगा उल्टा सीधा। ये हाईवे है हमारा जिस पर आप लोगों की बस जा रही है। बस की वेलोसिटी कितनी दी है बच्चों? 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। द ड्राइवर प्रेसेस द एक्सेलरेटर फॉर अ टाइम इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड। बस जा रही थी मस्त, ड्राइवर ने क्या किया? एक्सेलरेटर दबा दिया, 10 सेकेंड तक दबाए रखा। 10 सेकेंड तक क्या रखा उसने? दबा के ही रखा। ठीक है भाई। फिर फॉर अ टाइम ऑफ 10 सेकेंड वेलोसिटी ऑफ बस इंक्रीजेज टू 54 किलोमीटर। बस की वेलोसिटी अब कितनी हो गई? 54 किलोमीटर। तो देखो बस की इनिशियल वेलोसिटी जो उसने पहले दी थी वो कितनी थी सर? वो थी 36 किलोमीटर पर आवर। फिर फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई सर जी? 24 किलोमीटर पर आवर। द बस कम टू अ स्टॉप इन इंटरवल ऑफ 5 सेकेंड। अब क्या हुआ? उसने ब्रेक लगाए और 5 सेकेंड में ही बस क्या आ गई? स्टॉप हो गई, बस रुक गई। ठीक है। पूछता है फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन इन 2 टाइम इंटरवल्स। पहले क्या पूछता है? एवरेज एक्सेलरेशन दोनों टाइम इंटरवल में। सर कौन से टाइम इंटरवल में? एक तो भाई जब बस 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़िया मस्त चल रही थी, रोड पर दर्राटे काट रही थी, ड्राइवर ने क्या किया? एक्सेलरेटर प्रेस किया, और एक्सेलरेटर जैसे ही प्रेस किया उसने उसको 10 सेकंड तक प्रेस करके रखा। पूछता है एक तो जब 10 सेकंड तक उसने प्रेस करके रखा, उस टाइम इंटरवल में उसकी जो एक्सेलरेशन है वो निकालो। दूसरा टाइम इंटरवल कौन सा है? जब जैसे ही बस 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर पहुंच गई उसने ब्रेक दबाए, और 5 सेकंड के अंदर ही बस कहाँ आ गई? रेस्ट पर आ गई। ठीक है। तो देखो इसमें 2 केस बनेंगे। केस नंबर 1। अब प्रॉब्लम क्या है? देखो टाइम कितना दिया है पहले उसमें? 10 सेकंड। अब ये किलोमीटर पर आवर में दे रखा, ये सेकंड में दे रखा, तो हमें इसको कन्वर्ट करना होगा। तो जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, यहीं पे कन्वर्ट करते हैं इसको, तो देखो 36 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं? 1000 अपॉन आवर होते हैं कितने? वो 1 घंटे में सेकंड कितनी होती हैं? 3600 सेकंड। तो जैसे ही आप इसको कट करोगे, एक 0 से एक 0 गई, एक 0 से एक 0 गई, ये 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, और एक 6 से 6 कैंसिल, तो कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही जब आप इसको 54 इंटू 1000 अपॉन 60 इंटू 60 इज इक्वल टू कितना होगा? 0 से 0 गई, 0 से 0 गई, 6 9 जा, और 3 3 जा, 3 2 जा, और 2 5 जा, ये कितना आ गया? 15 मीटर पर सेकेंड। जिसको कन्वर्जन समझ नहीं आया दोबारा से समझो। मेरे को क्या करना है बच्चों? 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो देखो
मैं क्या जानता हूँ भाई, 1 मीटर में 1000, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकंड होती हैं। तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैंने इस 3600 को 60 × 60 लिख लिया। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो जब मैं इसको वैल्यूज़ को, जब मैं 36 को कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो 36 इंटू किलोमीटर है, उसकी जगह हम मीटर की वैल्यू रखेंगे, डिवाइड में क्या है, पर आवर है, तो हम उसको 3600 से करेंगे। 2 0 से 2 0 कट गई, ये 1 से 1 कट गया, कितना आ गया, 10। ये कन्वर्जन है। यानी इनिशियल वेलोसिटी u कितनी दी सर, 10 दी। फाइनल कितनी दी सर, 15 दी। टाइम कितना दिया सर, पहले वो इंटरवल में उसने टाइम दिया है कितना, उसने 10 सेकंड तक प्रेस करके रखा है। टाइम है हमारे पास 10 सेकंड्स। एक्सेलरेशन v माइनस यू बाई टी। v कितना है 15, u कितना है 10, टाइम कितना है 10। 15 में से 10 गया भाई, 5/10, 1/2, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये केस 1 में एक्सेलरेशन आ गई। अब केस 2 में, केस 2 में क्या कहता है भाई, अब बस 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। यानी अब की बार इनिशियल वेलोसिटी कितनी है सर, इनिशियल वेलोसिटी 54 यानी 15 मीटर पर सेकंड है, और फाइनल वेलोसिटी 0 है। ये सारा खेल है। 0 क्यों है सर, वो कह तो रहा बस रेस्ट पे आ गई है, अब बस रुक गई है, रुक गई तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है। और कितने टाइम में आई सर, टाइम 5 सेकंड दिया है। तो समस्या क्या है, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई 5 माइनस 15/5 माइनस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस एक्सेलरेशन को हम, जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है बच्चों, उसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। इसका मतलब क्या होता है, अगर वैल्यू एक्सेलरेशन की नेगेटिव आई है तो इसका मतलब क्या है कि जो बस है उसकी वेलोसिटी कम होती आ रही है। आपने ऐसे रेस दे दिया तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी, वही भाग रही है। ब्रेक मार रहे हो, वेलोसिटी कम होती आ रही है, तो एक्सेलरेशन कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। समझ आया, ठीक है। अब हम चलते हैं लास्ट टॉपिक आपकी एनसीईआरटी का। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं इसमें। हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन को आप ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ग्राफ की आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, A to Z। एक क्वेश्चन उठाते हैं, ये क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल क्या कहता है, फॉर अ व्हीकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक व्हीकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ, एंड स्पीडिंग अप दी डाटा फॉर पोजीशन एंड टाइम आर गिवन इन दी टेबल, प्लॉट दी पोजीशन टाइम ग्राफ। एक व्हीकल चल रहा है और ये डाटा दे दिया गया है, हमें इसके लिए एक ग्राफ प्लॉट करना होगा। क्या प्लॉट करना है हमें इसके लिए, एक ग्राफ। तो हम एक ग्राफ भी उठा लेते हैं, कोई भी एक रैंडम सा ग्राफ हम कॉपी कर लेते हैं। सर ये आ गया आपका ग्राफ। आप इसको ग्राफ पेपर पे ट्राई कीजिएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन होगा नहीं, ठीक है। तो देखो हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। वो क्या कहता है, बेसिकली आप दो टाइप के ग्राफ पढ़ोगे, जिसको पहला है, जिसको हम बोलते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। ये कई सारी बुक्स में डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा ग्राफ होगा बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
ठीक है, तो वो देखो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि प्लॉट दी पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ को प्लॉट करो। तो देखो एक एक्सिस पे हमें टाइम लेना होगा, एक एक्सिस पे हमें पोजीशन। तो देखो मान के चलते हैं हमने ये एक एक्सिस लिया, ठीक है, दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। ये हमारा कैसा एक्सिस है, ये सर हमारा एक्स एक्सिस है, जिस पे हम टाइम को प्लॉट करेंगे, टाइम की वैल्यू रखेंगे सेकेंड में। आपने 8th में मैथ में लास्ट चैप्टर है ग्राफ्स, उसमें आपने होपफुली ग्राफ्स को रिप्रेजेंट करना सीखा होगा। ये है बच्चों हमारा वाई एक्सिस, इस वाई एक्सिस पर हम किसको, पोजीशन को रखेंगे मीटर में, ठीक है। मान के चलते हैं ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, और ये ई पॉइंट है, और ये एफ पॉइंट है। ये टेबल क्या बता रही है, टेबल आपको बता रही है जो इंसान चल रहा है उसका मोशन कैसे हुआ। यानी देखो जब वो 0 मीटर पर था यानी 0 सेकंड पर था, यानी यहाँ पर था वो, जहाँ टाइम भी 0 था और डिस्टेंस उसकी पोजीशन भी 0 मीटर थी, ठीक है। इनकी हम वैल्यूज़ और रख लेते हैं। टाइम की हम रख लेते हैं 2 सेकंड, 4, 6, 8, 10 और 12। इसकी हम रख लेते हैं 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35, ठीक है। अब देखो, अब हम इस मोशन को ग्राफ पे प्लॉट करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। यानी जब 0 सेकंड पर था तो सर वो इस पॉइंट पर था, ठीक है। 4 मीटर चला 4 सेकंड में, ये तो रही सर 4 सेकंड, और ये 5 है तो यहाँ कहीं होगा इस पॉइंट पर सर वो ए पॉइंट पर पहुँच गया, ठीक है। सर 9 मीटर चला वो 6 सेकंड में, यानी ये रही सर 6 सेकंड, और ये आगे इधर से 10 है तो यहाँ कहीं वो होगा बी पॉइंट पर। सर फिर डी पॉइंट पर 8 सेकंड 16 मीटर चला, ये रही सर जी 8 सेकंड, ये 15 है, ये 15 है तो यहाँ कहीं 16 होगा, ये आ गया किस पॉइंट पर, डी पॉइंट पर। क्या ग्राफ में वैल्यूज पुट करनी आ रही है आपको, ठीक है। डी पॉइंट पर सर 10 सेकंड में वो चला गया 25 मीटर, तो बेटा ये रही 10 सेकंड और इधर से आ गया ये रहा 25 मीटर, यानी यहाँ कहीं ई पॉइंट पर आ गया। सर फिर 12 सेकंड, ये रही 12 सेकंड, और कितने पर चला गया 36, सर यहाँ 35 है तो यहाँ कहीं 36 होगा, ये आ गया एफ पॉइंट। यानी जब अब मैं इस ग्राफ को क्या कर देता हूँ, फ्री हैंड से ज्वाइन कर देता हूँ। आपके सामने ये क्या आ गया सर, हमारे सामने ये इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस या पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। ये कैसा ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस या पोजीशन टाइम ग्राफ। आप पोजीशन टाइम ग्राफ को ज़्यादा प्रेफर करो, क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ इज़ अ गुड टर्म। लगता है कि बच्चे को थोड़ी नॉलेज है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ किताबी चीज़ें रट के आ गया है। ये मैंने सिर्फ आपको किसी भी मोशन को, ये जो मोशन यहाँ हुआ, ये जो मोशन आपका यहाँ पे हुआ, इसको हमने ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया है और कुछ नहीं किया। तो सर फिर ये ग्राफ काम क्या आते हैं, देखो आपसे पोजीशन टाइम ग्राफ के 3 ग्राफ पूछेगा। पोजीशन टाइम ग्राफ सबसे पहले पूछेगा ग्राफ बताओ जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ है, रेस्ट पे है। तो देखो मैंने एक एक्सिस ये लिया, एक्स एक्सिस हुआ, एक एक्सिस ये हुआ, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, इस पर रखा हुआ है टाइम और इस पर रखा हुआ है डिस्टेंस या पोजीशन। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, इसका मतलब क्या होगा सर, जहां ऑब्जेक्ट खड़ी है वहीं रहेगी वो, जहां ऑब्जेक्ट खड़ी है वहीं रहेगी, यानी टाइम चलता जाएगा,
टाइम तो आगे बढ़ जाएगा लेकिन पोजीशन नहीं बढ़ेगी, पोजीशन जो है नहीं बढ़ेगी। यानी देखो, अगर मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ी थी और यहीं खड़ी है, टाइम आगे बढ़ता जा रहा, आगे बढ़ता जा रहा है, तो ये ग्राफ किसका है? रेस्ट का है। मान लो यहाँ हमने टाइम रखा था 2 सेकेंड, 4, 6, 8, 10, यानी सर जी मान लो 5 मीटर पर थी यहाँ पर, 2 सेकेंड बाद भी 5 मीटर पर ही है, 4 सेकेंड बाद भी, 5 सेकेंड बाद भी, 10 सेकेंड, 12 सेकेंड, तो ऑब्जेक्ट कहाँ है? रेस्ट पे होगी। तो पोजीशन टाइम ग्राफ में जब आपका ग्राफ पैरेलल हो किसके? पैरेलल टू टाइम एक्सिस, जिस पर टाइम रखा हुआ है, तो वो आपका ग्राफ किसका होगा? सर वो हमारा ग्राफ होगा रेस्ट का ग्राफ होगा। किसका ग्राफ होगा? रेस्ट का। ठीक है सर, रेस्ट का थोड़ा सा हमें जो फंडा है वो क्लियर हुआ। ये रेस्ट का ग्राफ है, वो ये रेस्ट पैरेलल होगा किसके? टाइम एक्सिस के। जब पैरेलल होगा तो वो ग्राफ किसका होगा? रेस्ट का होगा। दैट्स ग्रेट। दूसरा ग्राफ आपसे पूछेगा यूनिफॉर्म मोशन का। कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन जब ट्रेवल करेगी तो उसका ग्राफ कैसा होगा? तो देखो बच्चों, उसका ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन। कैसा ग्राफ होगा? स्ट्रेट लाइन, यानी यहाँ से चला और सीधा, ये कैसा ग्राफ है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। यहाँ पर आपका टाइम है, यहाँ पर आपका डिस्टेंस या पोजीशन। तीसरा ग्राफ अगर आपसे पूछे नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, तो बच्चों वो आपका ग्राफ होगा कर्व्ड लाइन, मतलब स्ट्रेट नहीं होगा, टेढ़ा सीधा कैसा भी हो सकता है। इस एक्सिस पे आपका टाइम है, इस एक्सिस पे आपकी पोजीशन है, तो वो कैसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ये ग्राफ किसका है? आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। और ये कैसा होगा? कर्व्ड लाइन, आपकी लाइन होगी कर्व्ड। बात समझ आई? अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सर ये ग्राफ काम कहाँ आते हैं? आपने सर बता दिया रेस्ट का ग्राफ सीधा होगा, हमने मान लिया, ठीक है सर। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ सर स्ट्रेट लाइन होगा, ये भी ठीक है सर। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ सर टेढ़ा तिरछा कैसा भी हो सकता है, कर्व्ड लाइन होगा, हमने ये भी मान लिया। लेकिन ये काम कहाँ आते हैं? हाउ या वाई वी नीड दीज ग्राफ्स? तो बच्चों ये ग्राफ काम आते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ को कैलकुलेट करने के लिए। सर इतने भारी भरकम शब्द मत इस्तेमाल करो, हमारा दिमाग फट के चार हो जाएगा। आओ इसको सिंपल करते हैं। आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, किससे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आप क्या निकाल सकते हो? आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? वेलोसिटी। कैसे निकलेगी सर? अगर आपको कोई ग्राफ दिया गया है, अगर आप उस ग्राफ की स्लोप निकाल दो तो आप उसकी वेलोसिटी पता कर सकते हो। जादू है ये, जादू। अब ये स्लोप क्या होती है सर? बेटा किसी भी ग्राफ की अगर आपको स्लोप निकालनी है तो उसको आपको पता होना चाहिए उस ग्राफ की हाइट कितनी है, हाइट ऑफ द ग्राफ अपॉन उस ग्राफ का बेस कितना है, बेस ऑफ द ग्राफ। एक क्वेश्चन के हेल्प से आप सभी को मैं समझाता हूँ। मान लो बच्चों ये ग्राफ आपको दिया गया है, ठीक है। वो क्वेश्चन में आपको पहले से देगा कि एक ग्राफ दिया गया है, यूजिंग दिस ग्राफ आपको मुझे वेलोसिटी बतानी है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। देखो मैं आपको बड़े अच्छे से समझाता हूँ स्टेप वाइज। यहाँ ध्यान दो ग्राफ पे, ओरिजिन पे ध्यान दो। पहले ऑब्जेक्ट आई ए पोजीशन पर, फिर बी पर, फिर सी पर, फिर डी पर, फिर ई पर, फिर एफ पर।
वो आपसे वो फॉलोइंग क्वेश्चन पूछता है। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड वेलोसिटी फ्रॉम, पहले वो आप वेलोसिटी पूछ रहा है कि जब ऑब्जेक्ट ओ से एफ गई। दूसरा, जब ऑब्जेक्ट ई से एफ गई, जब ऑब्जेक्ट ए से बी गई। ये क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है सर। ऑब्जेक्ट सर ओ से एफ गई यानी यहाँ से शुरू हुई और सीधा कहाँ गई, यहाँ तक। ठीक है, यानी मुझे सर जी अगर इसकी वेलोसिटी निकालनी है, मुझे अगर ओ एफ पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है तो मुझे इस ग्राफ की हाइट पता होनी चाहिए, हाइट ऑफ द ग्राफ और बेस ऑफ द ग्राफ। हाइट मैक्सिमम हाइट कहाँ तक गया है सर, ग्राफ यहाँ तक गया है, ये मैक्सिमम हाइट है यहाँ तक, यहाँ से मैक्सिमम हाइट यही तो हुई इसकी। हाँ सर, यानी हाइट इसकी कितनी है सर जी 35 अपॉन बेस कितना है, ये ग्राफ यहाँ तक है, यानी सर जी इसका बेस है इसके लास्ट पॉइंट तक, ये रहा यहाँ तक बेस है इसका सर जी 35। एक सेकंड फ़ोन आ रहा है भाई, इम्पोर्टेंट है। यानी 12 डिवाइडेड बाई 35 2.9 समथिंग आएगा मीटर पर सेकेंड। आपने बच्चों ग्राफ से, ये जो ग्राफ आपको दिया गया था, इस ग्राफ से आपको क्या, ये जो ग्राफ आपको दिया गया था इस ग्राफ से आपने वेलोसिटी निकाल दी। क्या निकाल दी, वेलोसिटी। कैसे निकली सर, ग्राफ यहाँ से यहाँ तक चला, ये ग्राफ था, हमने देखा कि ग्राफ की इस पॉइंट से लेकर हाइट इतनी है क्योंकि ये पॉइंट यहाँ तक था ये, और सर जी बेस इसका इतना है क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट ये था। तो मैंने क्या किया, मैंने वेलोसिटी इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ग्राफ बेस ऑफ द ग्राफ। हाइट थी 35, बेस था 12, वेलोसिटी आ गई 2.9 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही अगर वो अब आपसे पूछ ले कि मुझे ई एफ, जब ऑब्जेक्ट ई से एफ पे गई, कहाँ से, यानी सर ये रहा ई, ये रहा एफ, जब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गई तो मुझे क्या चाहिएगी, हाइट। अब की बार हाइट यहाँ से नहीं लेंगे क्योंकि उसमें तो वो ओ से शुरू हो रहा था, ओ से शुरू होकर कहाँ तक जा रहा था, एफ तक जा रहा था। लेकिन यहाँ कहाँ से शुरू हुआ सर, ई से शुरू होकर एफ तक गया है, यानी यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक गया है। यानी अब की बार जो ग्राफ हमें लेना वो बस इतना ही है। अब मुझे इसकी हाइट चाहिए, यहाँ से इसकी हाइट सर ये है, यानी 25 से 35 ही हाइट कितनी हुई सर, ये हुई 10। यानी जब मैं वेलोसिटी निकालूंगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ग्राफ बेस ऑफ द ग्राफ। सर वेलोसिटी है इसकी 20 से 35 10 अपॉन बेस, देखो इसका ये ग्राफ है ना, बस ये, यानी इसका बेस कितना हुआ, ये हुआ सर, यानी ये वाला बेस हुआ इसका, है ना, जो कि कितना है 10 से 12 जाने में कितना हुआ सर जी 2 सेंटीमीटर 2 सेकेंड। वेलोसिटी कितनी आई 5 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में ए से बी पर जब ऑब्जेक्ट गई, यानी ए से बी जब ऑब्जेक्ट जा रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर है क्या। ठीक है, तो सर आपने चीज़ें बताई कि भाई जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो जो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, पोजीशन टाइम ग्राफ जो हमारा होता है, उससे हम क्या निकाल सकते हैं, उससे हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। और वो वेलोसिटी कैसे निकलेगी सर, आप स्लोप निकाल दो जो ग्राफ दिया गया है, उससे वेलोसिटी हमारे पास ईजीली आ जाएगी। कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट। पहला ग्राफ हमने क्या पढ़ा सर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड ग्राफ, दूसरा टाइप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पहला कौन सा था सर, पोजीशन टाइम ग्राफ था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पहले ही बता देता हूं, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप क्या क्या कर सकते हो सर। इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम दो चीज़ें कर सकते हैं। पहला कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। कैसे निकलेगी सर, स्लोप निकाल दो,
तो हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चों, स्लोप निकाल दो तो हमारे पास सॉरी अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो आप क्या कर दो, स्लोप निकाल दो ग्राफ की। सारी चीज़ें सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। दूसरी चीज, आप डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हो। सर वो कैसे? उस ग्राफ ने कितना एरिया कवर कर रखा वो निकाल लो, एरिया अंडर ग्राफ। क्या सर मैथ पढ़ाने लग गए हो आप तो फिजिक्स में? फिजिक्स तो ख़त्म ही हो गई है। शांति रखो, बड़ी अच्छी चीज़ है ये। अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ के सर दो काम हुए। एक निकालेगा सर जी ये क्या, एक एक्सेलरेशन निकालेगा, वो कैसे निकलेगी, स्लोप निकाल देंगे। दूसरा डिस्प्लेसमेंट निकालेगा, कैसे, एरिया निकालना सिखाएंगे सब कुछ। अब आपसे ग्राफ एग्जाम में क्या पूछ सकता है, आपका टीचर क्या ग्राफ पूछ सकता है? सबसे पहले वो पूछेगा कि कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ मुझे बताओ क्या होगा, कि कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी पर जा रही है। तो देखो हमने दो एक्सिस लिए, एक ये है हमारा वाई एक्सिस, दूसरा है हमारा एक्स एक्सिस। इस एक्सिस पर हमने रखा है वेलोसिटी को यहाँ पर, इसको इस एक्सिस पे रखा हमने टाइम को। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि कोई ऑब्जेक्ट देखो यहाँ 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, या 40 या 50, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो मुझे उसका ग्राफ बताओ क्या होगा। तो सर 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड तो ये रहा, यानी सिर्फ इसी वेलोसिटी से चल रही है, इसी वेलोसिटी से चल रही है, बढ़ नहीं रही है। तो ये ऊपर तो जाएगा नहीं, क्योंकि ऊपर तो तब जाएगा जब वेलोसिटी बढ़ती हो, नीचे तब आएगा जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो। ना बढ़ रही है ना घट रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो सीधा ग्राफ होगा सर। ये किसका है, ये तुम्हारा कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ। अगर ऑब्जेक्ट 40 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही थी तो ग्राफ कैसा होगा, ये होगा। लेकिन सर उसमें तो सीधा ग्राफ रेस्ट का था सर, ये रहा रेस्ट का है। अरे भैया यहाँ पर हमने उसकी पोजीशन को रखा था, उसके डिस्टेंस को रखा था इस एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर। लेकिन यहाँ पर वाई एक्सिस पर क्या है, यहाँ पर वाई एक्सिस पर मेरे लाल वेलोसिटी है, ठीक है। दूसरा ग्राफ वो आपसे पूछ सकता है, आपका जो खड़ूसा टीचर है स्कूल में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, ऐसे, यहाँ पर टाइम, यहाँ पर आपकी वेलोसिटी। तीसरा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ आपका कर्व्ड लाइन हो सकता है, ऐसे हो सकता है, टाइम इधर वेलोसिटी, ठीक है। अब आप इस ग्राफ को थोड़ा सा समझो, ये क्या कहता है। ये कहता है कि भाई हर टाइम इंटरवल पर वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। इधर देखो टाइम भी बढ़ता जा रहा है, इधर वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है, दोनों क्या है, यूनिफॉर्मली बढ़ रहे हैं। तो ये ग्राफ क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में बढ़ तो रहा है लेकिन यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ रहा, रेंडमली बढ़ रहा है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि मुझे नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ बताओ, या मैं पूछूं यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ मुझे बताओ। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन लिखवाया ना मैंने ऊपर, शायद लिखवाया है, हाँ ये रहा, देखो ये रहा। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूं मुझे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ बताओ। यानी सर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का मतलब क्या है, जो वेलोसिटी है ना, जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज होती आ रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है, यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है सर, ऐसे स्ट्रेट लाइन। वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये किसका ग्राफ है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का।
देखो बच्चों, इस बार एनसीईआरटी ने ग्राफ्स पर बहुत फोकस किया है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है ये, तो एक दो बार वीडियो को बैक करके स्टार्टिंग से देखो और दिमाग लगाने की कोशिश करो। अगर फिर भी आपको पल्ले नहीं पड़ रहा है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। एक दिन सिर्फ ग्राफ्स के लिए ही मैं अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा फॉर यू गाइस। तो देखो, आपको कुछ चीज़ें समझ आई। सर हमें स्टार्टिंग से ये समझ आया कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो हमें क्या देता है सर? एक्सेलरेशन देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। ये तो सर आपने निकालना सिखाया ही नहीं। अभी आ जाओ, इनको ही सीखते हैं। एक क्वेश्चन उठाते हैं, ये रहा एक क्वेश्चन, कॉपी, और वहाँ अपनी शीट में हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। और शायद मैंने पहले भी बताया था, अगर आपको ये नोट्स चाहिए ऐसे के ऐसे, साथ साथ आप नहीं लिखना चाहते, तो ये नोट्स फ्री में अवेलेबल हैं, टोटली फ्री हैं ये। और आप मुझे उस पर मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। इस शीट के लिए ये जो हम लिख रहे हैं ना, ये स्लाइड्स जो हम लिख रहे हैं, ये पेड नोट्स हैं। ये रहे, ये हमारे पेड नोट्स हैं। आपके मोशन के लास्ट में एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भी हैं, ये रहे, ये पेड नोट्स हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करें, फ्री और पेड्स दोनों के लिए। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है, कहाँ गया हमारा क्वेश्चन? क्वेश्चन, ये रहा, ये क्वेश्चन है। कॉपी और पेस्ट, यहाँ से हम इसको करते हैं पेस्ट। ये आपका खूबसूरत सा क्वेश्चन है। क्या कहता है? कैलकुलेट द एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी। उसको एक्सेलरेशन चाहिए ए से बी तक, यानी यहाँ से यहाँ तक, जब बॉडी इस तरफ नीचे की तरफ आ रही है। अच्छा, ये ग्राफ कैसा है सर? ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है नीचे, यानी ये ग्राफ है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ है ये, ठीक है। ग्राफ पूछ भी नहीं रहा है आपसे। ए से बी वेलोसिटी टाइम ग्राफ फ्रॉम द गिवन फिगर, इस फिगर से वो एक्सेलरेशन पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ए से बी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है सर। एक्सेलरेशन कैसे निकलती है सर? एक्सेलरेशन निकलती है स्लोप ऑफ द ग्राफ। ग्राफ की अगर आपको स्लोप पता हो तो एक्सेलरेशन फट हमारे पास आ जाएगी, फटाक से। देखो सर, एक्सेलरेशन स्लोप यानी हाइट ऑफ द ग्राफ अपॉन बेस ऑफ द ग्राफ। अब इस ग्राफ की हाइट कितनी है सर? ये ग्राफ यहाँ से यहाँ ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, और ये ग्राफ की हाइट है यहाँ से यहाँ तक। तो इस ग्राफ की हाइट होगी सर जी कितनी? देखो 5। क्या इस ग्राफ की हाइट 5 नहीं है? अपॉन सर जी इस ग्राफ का बेस ये है इस ग्राफ का, है ना सर जी? बेस है इस ग्राफ का कितना? 10, 0.5 मीटर पर सेकेंड। समझ आया? यस और नो? स्लोप निकाला हमने ग्राफ का, और उससे हमारे पास क्या आ गई? एक्सेलरेशन आ गई। अगर इसी क्वेश्चन में वो पूछ ले कि भाई ए से बी पर जब ऑब्जेक्ट जा रही है तो मुझे उसका डिस्प्लेसमेंट बताओ। सर जी डिस्प्लेसमेंट के लिए आपने बताया था, डिस्प्लेसमेंट निकलेगा एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ। तो देखो बच्चों, इस ग्राफ, ये ग्राफ यहाँ से यहाँ है, इस ग्राफ ने इतना एरिया कवर किया है, ये एरिया इस ग्राफ का है कि नहीं? यस और नो? क्या ये एरिया इस ग्राफ का है? नहीं सर, ग्राफ तो यहाँ से यहाँ तक का है, ये एरिया थोड़ी ना होगा, ना ये होगा। ये है इस ग्राफ के नीचे जो भी एरिया है, ये वाला है, ये वाला जो शेडिड एरिया है हमारा, ये। अगर मैं इसको निकाल लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी सर। तो इसमें देखो आपको दो चीज़ें दिख रही हैं सर। एक तो ये ट्राइंगल है, अगर मैं इसका एरिया निकाल लूँ। दूसरा ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, क्या है, मैं इसका एरिया निकाल लूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है
सर जी एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस। इस ट्राइंगल का बेस है सर, ये बेस है सर, बेस है इसका 10 इंटू हाइट, हाइट सर ये है सर, हाइट है इसकी 5 प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ, स्क्वायर हो या क्या हो हमें नहीं पता, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करते हैं, उससे स्क्वायर का भी निकल जाता है और रेक्टेंगल का भी। ये सर इसकी लेंथ है, ये सर इसकी ब्रेड्थ है। लेंथ कितनी है सर जी, लेंथ है इसकी 10 और ब्रेड्थ है सर इसकी 5, 10 इंटू 5, ये 2 5 ज़ा 10, 25 प्लस 50, डिस्प्लेसमेंट आ गई 75 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या आ गई 75 मीटर। कोई भी ग्राफ हो, अगर एक्सेलरेशन निकालनी है, हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, अगर उसे एक्सेलरेशन चाहिए तो उसकी स्लोप निकालो, अगर उसे डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो उसके एरिया अंडर द ग्राफ निकालो। आपकी ऐसे एक्सेलरेशन और चीज़ें। अब हम चैप्टर की समाप्ति की तरफ चल रहे हैं। मुझे पता है आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया है, लेकिन थोड़ा सा सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा होता है सर, ये तो हर कोई बोलता है। देखो बच्चों, अब हम इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। जो अब तक आपने पढ़ा वो ज़रूरी है, बेसिक्स है, लेकिन अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो इस चैप्टर की सबसे मजबूत कड़ी है। क्या पढ़ा रहे हो सर, ध्यान से देखो। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों इक्वेशंस ऑफ मोशन, हमारी मोशंस की इक्वेशंस। 3 इक्वेशंस हैं। पहली इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमारी पहली इक्वेशन। सर चीटिंग है, ये तो चीटिंग है, सरासर चीटिंग है। फिजिक्स में मैथ क्यों घुसेड़ रहे हो सर? वो सिंगम में नहीं कहता है चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। देखो ये 3 इक्वेशन आपके मोशन के हर न्यूमेरिकल को उड़ा सकती हैं, हर न्यूमेरिकल को। न्यूमेरिकल्स पे किसी दिन चर्चा करेंगे अलग से। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सर इसमें v क्या है? v बच्चों इसमें है फाइनल वेलोसिटी। कैसी वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? u है बच्चों इनिशियल वेलोसिटी, और a है एक्सेलरेशन, और t को तो सब जानते हैं, t है हमारा समय, टाइम। अगर आप इसमें बात करोगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर मैं बात करता हूँ, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में जो आपका s है वो है s आपका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस भी हो सकता है, t आपका टाइम है, u आपका सेम वही इनिशियल वेलोसिटी है, a आपकी एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। कई सारी बुक्स में इसको ऐसे भी लिखा होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एक ही बात है। इन दोनों में से जो आप याद करना चाहो, ये याद हो सकती है, ये याद कर लो, ये याद होती है, ये याद कर लो। इसमें भी आपका v क्या है? v आपकी फाइनल वेलोसिटी है, u आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, a आपकी एक्सेलरेशन है, और ये जो s है ये क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है, जिसको आप डिस्टेंस भी दिया जा सकता है। ओके, अब ये इक्वेशन ऑफ मोशंस, ये जो आपकी तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन है सर, ये यूज़ कहाँ पे होंगी? देखो बच्चों, ये इक्वेशंस ऑफ मोशन आपकी न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगी। आपको ये देखना होगा कि उसने न्यूमेरिकल में क्या क्या वैल्यू दी है, कौन सी इक्वेशन मुझे अप्लाई करनी है, ये वाली करनी है, ये वाली करनी है, ये वाली करनी है। वो जो वैल्यूज़ देगा आपके न्यूमेरिकल में, उसके अकॉर्डिंग आपको फिर देखना होगा कि मुझे कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है। अगर आपको चाहिए होगी तो हम किसी दिन न्यूमेरिकल्स पर भी एक स्पेशल वीडियो डाल देंगे। अगर आपको न्यूमेरिकल्स पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए,
आपके सारे न्यूमेरिकल जितने भी आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं उनको हम किसी दिन कवर कर लेंगे। फिलहाल हम चलते हैं चैप्टर में आगे। नेक्स्ट है बच्चों, ये इक्वेशंस ऑफ मोशन आई कहाँ से, इनकी हम डेरिवेशन करेंगे, डेरिवेशन बाय ग्राफिकल मेथड। जो हमारा ग्राफ होता है ना, ग्राफिकल मेथड। तो देखो हमने ग्राफ लिया, एक खूबसूरत सा ग्राफ ये रहा सर। एक एक्सिस ये बनाया, एक एक्सिस ये बनाया, हमने दो एक्सिस बनाई, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, और मान के चलते हैं किसी ऑब्जेक्ट ने यहाँ से कुछ इनिशियल वेलोसिटी से उसने मूव करना शुरू किया। कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो देखो ये जो वैल्यू है इसकी, ये क्या है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी। मतलब सर देखो अगर ऑब्जेक्ट ज़ीरो से स्टार्ट होती तो वो यहाँ से ग्राफ जाता भाई, अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होती तो यहाँ से ग्राफ जाता। सर फिर आपने इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो ली क्यों नहीं लिया आपने इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो? हमने इनिशियल वेलोसिटी इसीलिए ज़ीरो नहीं लिया। अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो ले लूँगा तो जो मेरी डेरिवेशन है वो बच्चे नहीं होगी। अगर एक वैल्यू ज़ीरो आ गई तो हम कैसे डिराइव करेंगे जो हमने ये यहाँ पर इक्वेशन देखी हैं? होगी ही नहीं। ठीक है सर, तो देखो ये वैल्यू u है और ये वैल्यू क्या है सर, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से नीचे इसको ड्राइव करूँ, थोड़ा सा ड्रैग करूँ, तो ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू t है। इतने टाइम के लिए उसने ट्रैवल किया। इसको भी हम यहाँ मिला देते हैं। अब हम इनकी क्या करेंगे बच्चों, हम इनकी नेमिंग करने जा रहे हैं। ठीक है सर, हम इनकी नेमिंग करने जा रहे हैं। तो देखो a, इसको मान लो b, इसको मान लो c, इसको मान लो d और इसको मान लो e। अब जो चीज़ें गिवन हैं उनको हम लिखेंगे, जो चीज़ें हमें क्या हैं गिवन है डेरिवेशन में। सर गिवन सबसे पहले तो उसने ए ई की वैल्यू दे रखी है जो है u के इक्वल। क्या ए ई सी डी के इक्वल है? सर बिल्कुल है। ये लाइन इस लाइन के इक्वल नहीं है क्या? ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है जी सर। तो देखो क्या ए सी ई डी के इक्वल नहीं है क्या? जो किसके इक्वल है? टाइम के। यानी ये लाइन ए सी इक्वल है इस लाइन के, और ये हमारा क्या है? टाइम है। ठीक है सर। देखो क्या बी डी या डी बी या बी डी जो भी आप लिखना चाहो, बी डी इक्वल है किसके? सर बी डी इक्वल है वी के। ये वैल्यू ये हमारी क्या है? फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है सर, क्या मैं बी डी को लिख सकता हूँ बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी? ये भी गिवन ही है। देखो ये पूरी लाइन दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक पार्ट तो ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया। यानी एक पार्ट तो ये बी सी, दूसरा पार्ट ये सी डी। तो मैंने वही लिखा है। तो अभी जो आपको गिवन चीज़ें दे रखी हैं वो हम लेकर चले हैं। ठीक है, अब हम डेरिवेशन पर चलते हैं। हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको हम डिराइव करने जा रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन देखो बच्चों, एज वी नो, हमें क्या पता है? सर हमें तो बहुत कुछ पता है, किसका क्या चल रहा है। हाँ, यहाँ जाओ, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या मैं इस a को उधर ले जाऊँ? सर ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। क्या मैं इस u को उधर ले जाऊँ? सर ये हो गया ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? आ गई। अब हम चलते हैं बच्चों हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ मैं लिख देता हूँ सिर्फ जैसे वहाँ लिखा था सेकंड इक्वेशन। देखो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जब आप पढ़ोगे तो आप जानते हो कि सर ये हमारा जो ग्राफ है ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। यहाँ वेलोसिटी है, ये टाइम है। सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब आपने ऊपर पढ़ाया तो हमें एक चीज़ बताई थी
कि बेटा जब भी आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो, कहाँ है, ये रहा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो तो आपको क्या निकालना है, एरिया अंडर द ग्राफ। हम सेकंड इक्वेशन को डिराइव कर रहे हैं सर, हमें डिस्प्लेसमेंट ही निकालनी है, तो मैं क्या निकाल लूँगा, इस एरिया अंडर द ग्राफ, इस ग्राफ के नीचे जो जो हमारा एरिया है उसको निकाल लेंगे। ठीक है सर जी, निकालते हैं। देखो S इज इक्वल टू, क्या मैं लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी है आपका ये ACDE। सर यहाँ दो फिगर हैं, एक तो ये ट्राइंगल है और एक ये रेक्टेंगल है। इन दोनों के एरिया को अगर हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पूरा एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो देखो S इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस ट्राइंगल का बेस क्या है सर, इस ट्राइंगल का बेस ये है जो कि है AC। AC किसके इक्वल है, ED के, और ED किसके इक्वल है, T के। तो क्या मैं यहाँ पर T लिख दूँ बेस की जगह, सर लिख दूँ, इंटू हाइट। सर इस ट्राइंगल की हाइट ये है सर, हाइट ये पूरी हाइट नहीं है, ट्राइंगल की हाइट कितनी है, बस ये वाली है ट्राइंगल की हाइट। सर ये तो क्या है, ये तो BC है, BC की कोई वैल्यू नहीं है सर, लेकिन आप BC को यहाँ से लिख सकते हो BD माइनस CD लिख सकते हो। यहाँ से मैं जब इस CD को उधर ले जाऊँगा तो क्या मैं BD माइनस CD लिख सकता हूँ, यस और नो, यस और नो, जी सर लिख सकते हो। एक सेकंड, हेलो, वीडियो रिकॉर्ड करूँ, क्लास रिकॉर्ड करूँ, क्लास रिकॉर्ड करूँ, थोड़ी देर में आऊँगा। ना ना, तो मेरी बीच में चल रही है, आधा पौना घंटा, कोई नहीं। एक सेकेंड भाई, साइलेंट किया तो था मैंने इसको। जब तक आप नोट करो इतना। तो कहाँ थे सर, हम यहाँ थे BC पर। ये तो सर इसका बेस हो गया, ये हाइट हो गई इसकी BC। तो क्या मैं BC को लिख सकता हूँ BD माइनस CD, लिख दो सर जी, BD माइनस CD प्लस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। सर होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या है सर AC, ब्रेड्थ क्या है सर CD। AC को आप T लिख सकते हो, CD AE के इक्वल है, ये रही हमने लिखी थी ना, कहाँ, ये रही सर, CD AE के इक्वल है, ये दोनों किसके इक्वल हैं, U के। तो क्या मैं यहाँ लिख दूँ U इंटू T लिख दूँ, तो देखो S इज इक्वल टू हाफ इंटू T इंटू BD क्या है सर, BD की वैल्यू V है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ BD की वैल्यू क्या है, V है, माइनस CD क्या है सर, CD की वैल्यू U है, माइनस U प्लस इसको लिख देता हूँ मैं UT, U इंटू T। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तो नोट करो। देखो S इज इक्वल टू, सर ये V माइनस U की कोई वैल्यू नहीं है, V माइनस U की कोई वैल्यू नहीं है। तो देखो यहाँ से मैं अगर इस U को इधर लेकर जाऊँ, यहाँ पर देखो अगर मैं इस U को इधर लेके गया तो V माइनस U किसके इक्वल हो गया, AT के। इस इक्वेशन में देखो मैं इस U को इधर ले आया, प्लस का था इधर हो गया माइनस का हो गया मेरे पास, यानी V माइनस U की वैल्यू क्या आ गई सर आपके पास, A आ गई, प्लस UT साथ में चल रहा है। देखो T इंटू T क्या हो गया, T स्क्वायर। सो
हाफ इंटू टी स्क्वायर हो गया, प्लस और कुछ दिक्कत परेशानी नहीं सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। हमारे पास क्या बच गया, इंटू ए प्लस यू, यही तो बचा ना। तो देखो क्या आप इसको लिख सकते हो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपकी क्या आ गई, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो देखो s इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, हाफ इंटू टी इंटू, सर बी डी की वैल्यू क्या है, बी डी को मैं लिख सकता हूँ, ये रो देखो बी डी को मैं लिख सकता हूँ v, और मैं सी डी को लिख सकता हूँ u। ये देखो बी डी को v और सी डी को u, ठीक है सर, प्लस u इंटू टी चल रहा है। तो देखो s इज इक्वल टू हाफ इंटू टी इंटू, अगर मैं इस u को इधर ले जाऊं तो क्या मैं लिख सकता हूँ v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, लिख सकता हूँ सर, लिख सकते हो। बस मैंने क्या किया है, मैं इस u को इधर ले गया तो ये इधर प्लस का था, इधर जाके माइनस का हो गया, तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। तो मैंने यहाँ किसकी वैल्यू रख दी बच्चों, a की वैल्यू रख दी, प्लस यू टी साथ साथ चल रहा है। तो देखो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, हाफ ए टी प्लस यू टी, कोई दिक्कत नहीं सर, हाँ दिक्कत है सर, यहाँ टी भी तो आएगा सर जी, यहाँ टी भी तो आएगा। v माइनस यू की वैल्यू तो ए टी निकाल ली थी ना आपने, ये रही v माइनस यू की वैल्यू क्या है, ए टी, तो ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। इससे मैंने जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब बच्चों हम चलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पर। थर्ड इक्वेशन सर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ पर भी हम जो शुरुआत करेंगे वो डिस्प्लेसमेंट से ही करेंगे। क्या मैं डिस्प्लेसमेंट को लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। हमने अब की बार हम ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे। सर ट्रेपीजियम कहाँ है, ये क्या है बच्चों, ये एक ट्रेपीजियम ही है। ट्रेपीजियम ऐसी फिगर होती है, ऐसी। तो देखो ये भी कुछ ऐसी ही फिगर आपको दिखाई दे रही है, ये रही। और इसका सर एरिया क्या होता है, एरिया होता है बच्चों इसका हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। पोज करके वैल्यू रख के देखो सर, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो देखो s इज इक्वल टू सर हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन सी है सर जी, एक तो ये है, एक ये है सर, ये तो u है, ये v है, यानी सम ऑफ पैरेलल साइड्स हम क्या लिख देंगे, u प्लस v, और इनटू इसकी हाइट। हाइट है सर जी क्या, टाइम, यही तो है, ये रही सर, ये इसकी हाइट है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। पैरेलल साइड ये ट्रेपीजियम की हाइट हो गई। अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता तो यही तो हाइट होती इसकी, ये या ये, यही तो हाइट है। ये अब क्या है, बस टेढ़ा बना हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ तक सब क्लियर है सर, सब क्लियर है यहाँ तक। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है सर जी, नेक्स्ट स्टेप
देखो s इज इक्वल टू, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ u प्लस वी बाई 2 इंटू टी? सर बिल्कुल लिख सकते हो। देखो अब आपने पढ़ा था सर जी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। तो जब मैं यहाँ से टाइम की वैल्यू निकालूंगा, ये देखो प्लस का है उधर जाके माइनस का हो गया, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड का हो गया। तो क्या मैं t की जगह यहाँ पर लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं t की जगह लिख सकता हूँ v माइनस यू बाई ए? कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। देखो ध्यान से देखो कैसे किया है एक बार। सर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था, आपने यहाँ से t की वैल्यू निकालनी है। पहले u को ले गए आप उधर, v माइनस यू हो गया, फिर a मल्टीप्लाई में था उधर जाके डिवाइड में हो गया। ठीक है सर हो गया। क्या मैं इस 2 को और इस a को उस साइड ले जाऊँ, जो कि हो जाएगा 2as इज इक्वल टू यू प्लस वी इंटू वी माइनस यू। ये आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी a प्लस बी ए माइनस बी। आइडेंटिटी क्या थी सर जी? a प्लस बी ए माइनस बी होता था क्या? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2as इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आ गया? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये थी आपकी बच्चों थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। लास्ट कंसेप्ट, सच में लास्ट, माँ कसम झूठ नहीं बोल रहा, इसके बाद नहीं पढ़ा रहा, बस बहुत हो गया। नीचे से भी फ़ोन आ गया घर वालों का कि क्या कर रहा है, इतनी देर हो गई। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन हद आसान टॉपिक है, लास्ट है और बिल्कुल कसम से लास्ट है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन ट्रेवल करती है, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन ट्रेवल करती है, सपोज करो वो यहाँ से चली ए पॉइंट से, वो क्या है, हर सेकंड अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। हर सेकंड क्या करती है? अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। नहीं सर हमें समझ नहीं आ रहा। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो एक छोटे से सर्कल में खुद घूम के देखना, बहुत छोटे से सर्कल में आप क्या करोगे, थोड़ी थोड़ी देर बाद मुड़ते रहोगे मुड़ते रहोगे मुड़ते रहोगे। तो एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि भाई जो सर्कुलर मोशन होता है ना, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी हमेशा चेंज होती रहती है, ऑलवेज चेंज। सर क्यों? देखो बच्चों, अगर डायरेक्शन चेंज होगी, अगर आप बार बार डायरेक्शन को चेंज कर रहे हो तो आपकी डिस्प्लेसमेंट भी तो चेंज होगी, और अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है सर? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या ये बात समझ आई? अगर आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है तो सर जी वेलोसिटी की वैल्यू, मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहां से चली और घूम कर वापस यहीं आ गई, वो पूछता है वेलोसिटी निकालो। सर वेलोसिटी तो ज़ीरो हो जाएगी, क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? ज़ीरो हो गई। अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गई तो वेलोसिटी भी ज़ीरो हो गई। अगर मुझे स्पीड निकालनी है तो देखो सर, स्पीड होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ से चली वापस यहाँ आ गई, यानी उसने सर्कल का एक राउंड कंप्लीट कर लिया। एक राउंड यानी पेरीमीटर। सर्कल का पेरीमीटर नहीं क्या होता है बच्चों? सरकमफेरेंस होता है, और सरकमफेरेंस क्या होता है? 2πr। यानी अगर इस सर्कल का रेडियस r है, की वैल्यू r है, तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 2πr। और नीचे क्या होगा बच्चों? टाइम होगा। अगर उसने सिर्फ हाफ सर्कल कंप्लीट किया होता, यानी सर वो यहाँ से चला बस आधा सर्कल कंप्लीट किया, तो आधे सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है सर जी? πr होता है। तो क्या हो जाएगा? πr बाय टाइम। चैप्टर समाप्त। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की जो स्पीड होती है उसकी जो यूनिट होती है वो भी बच्चों
सेम ही होती है मीटर पर सेकेंड। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसमें आपको याद रखनी है वो यह है कि भाई सर्कुलर मोशन में आपकी जो डायरेक्शन है वो रेगुलरली क्या होगी, चेंज होती रहेगी। अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो डिस्प्लेसमेंट भी आपकी चेंज होगी। दैट्स ऑल फॉर दी क्लास। अगर आपको ये नोट्स चाहिए जो मैंने ये लिखे हैं तो यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, मैं पहले भी बता चुका हूँ। अगर आपको पेड नोट्स चाहिए इस टाइप के साफ सुथरे विद न्यूमेरिकल, लास्ट में एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, ये देखो मैंने सॉल्यूशन करा रखे हैं, कुछ बीच में भी न्यूमेरिकल्स हैं अच्छे अच्छे। अगर आपको ये नोट्स चाहिए, ये बच्चों पेड नोट्स हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। अगर आपकी जेब गर्म है तो फ्री वाले चाहिए तब भी आप मुझे मैसेज करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट 9th क्लास 10th क्लास जिस भी क्लास में आप हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। जल्द ही नेक्स्ट चैप्टर के साथ आप सभी के सामने हम हाजिर होंगे। सो टेक केयर, पढ़ते रहिए।